इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके, तो बहुत सारे केसेस एकदम सेम दिखेंगे और इसमें ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर भी होते हैं, इसमें ज्यादा, इसमें तो है बस ऐसा वाला। सर किस में? मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो यस नो टाइप का। उस दिन रात में क्लास करना चाह रहा था लेकिन तबीयत ही खराब हो गई। ये लोग क्या मोमोज खाने चले गए? खा लिया मोमोज? क्या क्या टेस्ट? जल्दी जल्दी। अभी लग रहा मैं जल्दी आ गया क्या? नहीं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी से लंबा चलेगा क्या ये चैप्टर? नहीं, ये तो बहुत सस्ता चैप्टर है। पहले इस चैप्टर के टुकड़े करते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा क्या बोल रहा हूं। 223 221। देखो, पहले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास हाँ, जो चैप्टर करा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, उसके 3 हिस्से थे, आपको शायद याद हो। फर्स्ट पार्ट में हमने फील्ड और फोर्स के कहानियां करी, उसके बाद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और फिर डाइपोल, है ना। अब भी 3 पार्ट कर देंगे लेकिन पहले से छोटे हो जाएंगे पार्ट्स। पहले हम पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, यानी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पढ़ेंगे नहीं। सेकेंड पार्ट में जाके फोर्स पढ़ेंगे। तो पहले फोर्स पढ़ा था, फिर फोर्स से फील्ड बना लिया था हमने। अब फील्ड होता ही है, ये मान के चलेंगे फील्ड होता है। और इसमें कुछ नहीं करना। जैसे कूलम्स लॉ का क्या डेरिवेशन था, कोई केवल फॉर्मूला था। कूलम्स लॉ कहां से आया, इसकी कोई कहानी। ऐसे ही यहां पर भी एक बायो सेवर्ट लॉ बनेगा, वो कहां से आया उसकी कोई ओरिजिन नहीं है, बस अचानक प्रकट हो गया कि ये होता है, ये फील्ड है, इससे कैलकुलेट हो जाएगी बस। तो अगर हमको बना बनाया फॉर्मूला आ जाए, उसके पीछे की कोई स्टोरी नहीं है, वो किसी ने एक्सपेरिमेंट कर करके, हो सकता है चेक कर करके दिया हो कि भाई ऐसे बदल रहा है चार्ज के साथ, वैल्यू के साथ, वो हम देख लेंगे। तो पहला फील्ड, फिर फोर्स, फिर डाइपोल, ठीक है। लेकिन डाइपोल के साथ अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स को, डाइपोल एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एक अलग सा थ्योरेटिकल पार्ट दिखेगा आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी अलग था। ये वो वाली केसेस हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे अभी हम बोलेंगे जहां चार्ज चलता है वहां मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, क्योंकि चलता हुआ चार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात किया था। लेकिन कहीं आपने देखा होगा वो जो मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कौन सा चार्ज चल रहा होता है भाई? उसमें थोड़ी ना कोई करंट फ्लो करा रहे हैं या कोई हम धक्का दे रहे हैं। उसमें कैसा चार्ज चल रहा है? उसमें तो कुछ चल ही नहीं रहा। फिर भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो उसमें क्या पावर है, कहां से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? मटेरियल में, जिसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। आपको आइडिया है मैग्नेट दुनिया में 2 तरह के जनरेट होंगे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी हम करंट भेजेंगे तो मैग्नेट बनेगा, करंट हटाया मैग्नेटिज्म गायब। समझ गए कहां पे यूज होता है वो वाला मैग्नेट? हाँ, बोल रहे हैं कि जैसे मैग्नेटिक लिफ्ट अगर हमें बनानी है, या किसी को मैग्नेटिक इफेक्ट से हमको मान लो स्क्रैप कलेक्ट करना, उसमें से आयरन, तो हम ऊपर से मैग्नेट ऐसे घुमाएंगे, खींच लेगा मैग्नेट, है ना। और मैगलेव वाली, हाँ हाँ, बोल रही घंटी बजाते हैं उसमें टिंग
टॉन्ग, कभी वाली घंटी देखी है? अभी तो वैसी वाली होती है, अभी तो डिजिटल सर्किट लगा रहता है और उसमें गाना स्टोर रहता है। तो घंटी बजाओगे तो वो घंटी का टिंग टोंग से मतलब नहीं है, वो अपना गाना गाए, धूम मचा ले धूम मचा ले, और वो पूरा गाना चलेगा। मतलब एक बार बजा दिया पूरा गाना चलेगा। कोई आया है? कभी ऐसे नहीं सुनी कभी घंटी? वो हो गया डिजिटल सर्किट है उसमें, मतलब तुमने एक बार घंटी बजाई, उस सर्किट में सिग्नल चला गया कि अब ये पूरा एक बार साउंड प्ले कर दो, तो वो तो स्टोर्ड साउंड हो गया उसमें, 2 3 4 स्टोर्ड। और कुछ होते हैं जो पहले पुराने जमाने के होते थे, उसमें सचमुच वो मेटल की स्ट्रिप्स होती थी, उसके बीच में एक ऐसा, हाँ ऐसा मेटल का रॉड होता था, और वो घंटी दबाने से वो जाके सामने वाले डंडे पे टक्कर मारता था, फिर पीछे वाले में तो एक बार टिंग फिर टोंग। समझे क्या? नहीं, टिंग टोंग, डिंग डोंग होता है, डिंग डोंग। तो वो वाली घंटी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से करेंगे ना, करंट फ्लो करेंगे तो अचानक मैग्नेट बन जाएगा। तो सामने जो प्लेट है वो मेटल का, मतलब आयरन का है, और ये जो रॉड है ये बस रॉड है, इसके ऊपर हमने वायर ऐसे लपेट रखा है, तो वो सोलेनॉइड हो गया है। सोलेनॉइड मतलब मैग्नेट हो गया। करंट फ्लो किया तो अचानक उसके अंदर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट क्या करते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, आयरन फिक्स है, ये जाके खुद टकराएगा उसको जाके, फिर हम हटा देंगे तो टकराएगा, फिर छोड़ देगा। लेकिन वहां पे वापस लाने के लिए स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग ऐसे पीछे खींचेगा, तो इनर्शिया से पीछे वाले को, तो आप जब छोड़ देंगे तो एक साउंड अलग से आ रहा है, क्योंकि वो इनर्शिया से वापस ला रहा है, और एक टक्कर पीछे लगाएगा। तो वो पढ़ेंगे ये सब हमारा तीसरे वाले हिस्से में, फील्ड फोर्स एंड डाइपोल। फील्ड भी कितना सस्ता है मैं आपको बताता हूं। यहाँ फील्ड में भी कितने केसेस ही हैं, एग्जाम्पल हजारों, सवाल हजारों हैं, एग्जाम्पल हजारों हैं, लेकिन केसेस कितने हैं फील्ड में? 3, केवल 3। अपने आप से अगर पैसे रिवीजन कर रहे हैं, क्या हमको मैग्नेटिज्म आता है, तो आप बोलो मैग्नेटिज्म में 3 चीजें हैं, फील्ड फोर्स एंड डाइपोल, या मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फील्ड के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? एक है स्ट्रेट रॉड, मतलब सीक्वेंस बदल देंगे, स्ट्रेट रॉड या स्ट्रेट वायर। दूसरा है सर्कल, और तीसरा है सोलेनॉइड, और बाकी सब इनके मिक्सचर हैं। मतलब एक सवाल पूछ लिया, एक सोलेनॉइड के साथ एक वायर रखा हुआ है, तो तुमने अलग अलग तो पढ़ लिया ना। एक बार जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड निकालना आ गया, फिर 2 पॉइंट चार्ज दे दिए, तो सुपर पोजिशन बढ़ा दिया गया ना, तो 2 का फील्ड निकाल के ऐड कर दो। समझ गए क्या? एक रॉड के बाजू में एक पॉइंट चार्ज, या एक रॉड के बाजू में एक रिंग रख दिया, बोला नेट फील्ड बताओ, दोनों का अलग अलग निकालना था, सुपर पोजिशन कर दो। तो ये हो गया आगे के सवाल। लेकिन बेसिक जो रिजल्ट थे वहां पे कई सारे थे। हमने पॉइंट चार्ज सीखा, फिर रॉड का फील्ड सीखा, फिर आर्क का फील्ड सीखा, फिर याद है अलग ऐसे, फिर रिंग का, फिर डिस्क का, फिर स्फीयर के। स्फीयर के पहले हमने गॉस लॉ पढ़ा, फिर गॉस लॉ से स्फीयर के फील्ड बनाए, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता था। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ याद आ रहा है? तो वहां पे बहुत सारे मेहनत के बाद 10-12 रिजल्ट बने, फिर उनके पोटेंशियल भी। यहाँ पोटेंशियल वाला, तो ये चैप्टर बिल्कुल 30% ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे भी कम, तो आसान है ये चैप्टर, ठीक है। हालांकि गॉस का काउंटर पार्ट है यहाँ पे, और वो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी, उसको करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फील्ड। तो ये बंदा और स्टेट वाले ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। ये वही कंपास नीडल है जिसको अगर फ्रीली सस्पेंडेड रखो तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इसका रेड वाला हिस्सा, यानी नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये क्यों होता है, ये तीसरे पार्ट में सीखेंगे। तीसरा पार्ट कौन है? जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है बिना करंट के, वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये 3 चीजें, ये टेबल है केवल, ऐसे रखा हुआ अरेंजमेंट, समझ गए? टेबल पे पहले वायर है, उसके थोड़े ऊपर ये कंपास नीडल है, ठीक है। और अभी वायर में कोई करंट नहीं है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये इसका नॉर्थ पोल किस तरफ इशारा कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे ही होता है क्या कंपास नीडल वाला, समझ गए?
ऐसे रख दीजिए और देख लीजिए आसपास कोई मैग्नेट ना हो तो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, तो नेविगेशन के लिए यूज करते ना। इस वायर में करंट फ्लो करा देंगे तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो कराने से टिल्ट क्यों हो गया? वही एक्सपेरिमेंट है कि जब करंट फ्लो कराते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, और डिफ्लेक्ट होके किधर जाता है उसके हिसाब से हमें पता चल गया कि इसका मतलब है ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा और किस डायरेक्शन में इसको बनाना चाहिए। तो ये जो वायर में करंट है इसकी वजह से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना जिसने इस नीडल को नीचे की तरफ पुश कर दिया, वरना अर्थ का मैग्नेटिज्म उसको किधर की तरफ खींच रहा था? नॉर्थ की तरफ खींच रहा था। तो अभी वो नॉर्थ की तरफ नहीं खींच रहा, गया खींच रहा है, तभी तो बीच में है। तो वायर ने किधर धक्का दे दिया होगा? ठीक नीचे। तो बीच में क्यों है? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, एक सामने एक नीचे, ठीक है। और वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्लास 10th में सिखाया भी गया हुआ है कि अगर एक ऐसा स्ट्रेट वायर हो, राइट हैंड, हाँ किस हैंड से अप्लाई करते हैं? तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दें और फिंगर्स को वायर के चारों तरफ ऐसे कर्ल करें, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स टर्न होते हुए दिखेंगे वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ घूमते हुए दिखेगा, टेंजेंट टेंजेंट। तो इसमें भी ऐसे ही है, डायरेक्शन ऑफ करंट देख रहे हैं। अच्छा पहला फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो वायर इससे नीचे है, तो वायर में करंट जब राइट में भेजेंगे तो ये पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो वायर के ऊपर है। ये जो कंपास नीडल है वो किधर है? वायर के ऊपर है। और वायर में थंब का डायरेक्शन यानी करंट का डायरेक्शन राइट में रखा और इस पाम को ऊपर की तरफ लाके ऐसे मोड़ा, तो मोड़ने पर ये नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो इस कंपास नीडल को किधर पुश करेगा? नीचे। नीचे पुश करेगा तो ठीक है, नॉर्थ पोल वैसे बिहेव करता है। तो नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह थोड़ी देर इमेजिन करो कि जैसे फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगता है, और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह होता है तो वो अपोजिट में चलने लगता है। तो ये इधर आएगा उधर, दोनों पे इफेक्ट आता है एक साथ। आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग पूल बाद में। देखो इसको डायरेक्टली करना है हमें, समझ रहे हैं कहां से आया क्यों आया? ये कूलम्स लॉ की तरह है, डायरेक्ट है हमारे पास। क्या बता रहा है वो समझना। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के इस हिस्से का नाम, यानी एचसी वर्मा पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा ही रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हम दूसरे वाले पार्ट में, किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिक फोर्स, तो एचसी वर्मा उल्टा चल रहा है, वो पहले फोर्स पढ़ाता है फिर फील्ड पढ़ाता है, और उसमें मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, और वो फील्ड पहले जनरेट करी तो बहुत सारे अच्छे सवाल बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि फील्ड तो सेकेंड चैप्टर में आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले फील्ड पढ़ लेंगे, तो हर तरह की फील्ड हमारे पास होगी। फिर किसी भी जो हम पढ़ लिया उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो सारे केसेस हमारे पास ओपन रहेंगे, हमको बार बार चैप्टर बदलना नहीं पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब देखना यहां पे सिचुएशन क्या है, वैसे कोई लंबा चौड़ा सा वायर है, लेकिन पूरे वायर का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका नहीं बताया इन्होंने। क्या बताया कि अगर इस वायर में एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, पहले तो यह समझना होगा कि इस वायर में करंट है कि नहीं। तो कितना करंट है? और करंट है तो करंट का कोई डायरेक्शन होगा, लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता। तो ये डायरेक्शन एक्चुअली किसको दे देना है? इस सेगमेंट ऑफ लेंथ को। और इस सेगमेंट का लेंथ कितना छोटा है कि इसको डीएल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड केवल किसकी वजह से निकलेगा? एक डीएल की वजह से निकलेगा। तो तुम कहोगे यार इस डीएल की वजह से निकाला, अगर ऊपर वाले डीएल की वजह से पूछा होता तो
ये फॉर्मूला ऊपर वाले के लिए लगा दोगे, फिर सबकी वजह से पूछा जाएगा तो फिर हमको सबको या तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद है कि फील्ड जब निकालते थे पहले तो 3 स्टेप होते थे। पहले स्मॉल सेगमेंट लो, उसका फील्ड निकालो, फिर डायरेक्शन देखो, क्योंकि डायरेक्शन से ये पता चलता है कि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं या कुछ याद आया। तो हमारा वो स्टेप हो जाता था। तो यहां पे भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर प्रॉपर्टी है तो वो होगा। पहले तो अपने आप को यही समझाओ कि भाई जहां पर भी करंट कैरिंग वायर है, अभी अभी ये एक्सपेरिमेंट किया कि करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट वाला वायर मैग्नेट को खिसका रहा है। मैग्नेट को खिसका रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, क्योंकि मैग्नेट को खिसका रहा है। तो चार्ज नहीं है मैग्नेट, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वो खिसकना नहीं चाहिए था। वो मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से ही खिसक सकता है। इसका मतलब है वायर में करंट डाला तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनता है। तो ये हमारा स्टैब्लिश हो गया फैक्ट कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो वायर कितना बनाता है वो बाद में सीखेंगे। उसका पहला स्टेप क्या है कि इस पूरे वायर का स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ डीएल कितना बना रहा है। ठीक है, तो डीएल इतने स्मॉल होते हैं कि उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है। जैसे डीक्यू चार्ज होता था तो डीक्यू का फील्ड निकाला, फिर पूरे रॉड का फील्ड कैसे निकालेंगे, तो उसको लिमिट लेके इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्शन। तो यहां पे यही कर रहे हैं, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना, ये पॉइंट पी है। तो मैंने पहले कर दिया डीएल से पी को ज्वाइन, इस वेक्टर को कहते हैं वेक्टर आर, याद आ गया। जैसे ये चार्ज क्यू हो गया, वहां पे फील्ड निकालना है तो आर ज्वाइन कर दिया। इनके बीच में ही यहां एंगल थीटा भी है, किसके किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में। 2 वेक्टर्स हो गए। फॉर्मूला देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको नया कांस्टेंट परमिएबिलिटी बोलेंगे, पहले परमिटिविटी था, आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर है, के Q1 Q2 आर बाय आर क्यूब, के Q1 Q2 वेक्टर आर बाय आर क्यूब। यहां पे डीएल क्रॉस आर ऊपर है और नीचे आर क्यूब है। अगर यहां भी मैग्नीट्यूड निकाले तो नीचे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय, आपको ये समझ में आया आर स्क्वायर कहां से हुआ, ए क्रॉस भी है, ए बी साइन थीटा, तो आर कट गया, डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा यहां पर भी है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा ही है। वहां पे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर में म्यू नॉट है। म्यू नॉट का 4 पाई से डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 SI यूनिट है। इसका यूनिट अभी लिखते हैं, तो SI यूनिट लिख दिया। म्यू नॉट का वैल्यू इसी तरीके से 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI यूनिट याद कर लेना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये हो गया। म्यू नॉट का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, लिख देता हूं मैं, आपको याद आ गया। अगर कोई मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये म्यू नॉट की जगह उस मीडियम का परमिएबिलिटी लिखना पड़ेगा, और उसमें एक कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, हालांकि उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे। यहां पे एक ही नाम है, क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसका जो फैक्टर बनेगा, समझ गए क्या। तो किसी ने बोला मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 5 है, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो म्यू नॉट को तो उसका परमिएबिलिटी आ जाएगा, समझे। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो एप्सिलॉन नॉट के हो जाता था,
तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो वो हर मीडियम का अलग होता है, वो अभी धीरे धीरे आता जाएंगे ये सारे फैक्टर्स। बी का जो यूनिट है वो टेस्ला है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है। डीबी क्यों लिखा है? हाँ, लेंथ डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए उसका सिंबल डीबी लिखा है। जब पूरे लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आएगा तो तब उसका सिंबल बी हो जाएगा, यानी अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी हमने छोटा सेगमेंट के हिसाब से आंसर डीबी लिखा है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन की बात और कर देते हैं, बाद में इनके डायमेंशन फॉर्मूले और निकाल देंगे। डीबी का जो डायमेंशन सिंबल होता है वो फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, इस फॉर्मूले से ILB होता है फोर्स का फॉर्मूला, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, कोई बताएगा भाई? एम एल तो गायब हो गया, ये आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? तो एल कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, और ए आई मतलब करंट है, तो MA-1 T-2 हो गया, ये बी है। ठीक है, अभी सोचो बी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमारे पास है और यहाँ डीएल लेंथ है और आर स्क्वायर भी लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, लेंथ एक ऊपर चला जाएगा और करंट एक बार नीचे चला जाएगा, वो भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो A-1 और भेजना है और L भेजना है ऊपर, L-1 नहीं भेजना, L ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, ML A-2, ये आ गया। देखो ध्यान से, देखा क्या? यहां L है, ये L स्क्वायर है, कैंसिल करा तो L इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो B में L आ गया, तो L बढ़ जाएगा, और I डिवाइड करा तो I नीचे और आएगा, वो भी ऊपर भेजोगे तो A-1 और हो जाएगा, A-2 हो जाएगा। रटने नहीं है, लेकिन ये क्या फेमस है, क्योंकि मैग्नेटिज्म आप पढ़ लोगे तो ये सारे फॉर्मूले इसके आपको पता रहते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, कोई भी फॉर्मूले में डालोगे आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन दो तरीके से कैलकुलेट मतलब पता लगा सकते हैं, एक है हमारा राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल सिखाता हूं। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली, जैसे सामने जो दिख रहा है वो डीएल ऐसे दिख रहा है आपको, और आर वेक्टर इधर दिख रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर आप सिंपली डीएल क्रॉस आर का भी सहारा लो, तो डीएल ऊपर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर आपको दिखा कैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, डीएल क्रॉस आर, थंब किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है। तो एक तरीका है, दो वेक्टर आपको दिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे थंब से, अपने आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट आ जाएगा डीएल क्रॉस आर से। दूसरा तरीका है, ये डीएल को स्ट्रेट वायर की तरह इमेजिन करो और ऐसे बढ़ाते चले जाओ। ठीक, अब आप थंब को उसी स्ट्रेट वायर में करंट से मैच करता हुआ रख दो और फिंगर्स को घुमाओ, पहले स्ट्रेच ही करो अपने पाम को। तो दो चीजें समझना, मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, तो अपने राइट हैंड के हाथ को, नहीं राइट हैंड पाम को पहले ऐसे स्ट्रेच ही रखो, मतलब ओपन रखो, ऐसे नहीं कर दो, इसको खोले, और आप थंब को इस करंट से मैच कराओ। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ऐसे मैच कराओगे और पाम राइट साइड में रहेगा, या ऐसे मैच कराओगे और पाम इसके लेफ्ट साइड में रहेगा। समझे क्या? या तो इधर करोगे या इधर करोगे, इधर करोगे या इधर करोगे, फिंगर नहीं मोड़ो, रिस्ट को ही कर पाओगे क्या? ये वाली हड्डी है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिंगर बाद में टर्न करेंगे। अब आप अपने आप से पूछिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो फिंगर थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में और पाम को उस तरफ रखो जिससे कि स्ट्रेच होके वो एक ही साइड चला जाए। समझ गए? तो ऐसे रखने से एक ही साइड जा रहा है क्या? तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां पूछ रहे हैं, तो फिर ऐसे रखो जिससे कि एक ही साइड जाए।
ठीक है। अब फिंगर को टर्न करने की कोशिश करो, पहले पाम को स्ट्रेच ही रखो एकदम सीधा फिंगर्स को, और फिर टर्न करने की कोशिश करो। तो फिंगर्स इनटू द प्लेन टर्न होना चाहते हैं या आउट ऑफ द प्लेन? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? और ऐसे ही थंब को करंट से मैच कराओ, पाम को स्ट्रेच करके उस तरफ रखो जहां मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, और फिर फिंगर को मोड़ो बाद में। तो मोड़ने पर फिंगर किधर आते हुए दिख रहे हैं आपको? बाहर की तरफ। तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। असली डायरेक्शन क्या है? असली डायरेक्शन एक सर्कल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस जगह से बाहर निकल के ऐसे सर्कल बनाते हुए दूसरे साइड से इनटू द प्लेन घुसने के बाद पीछे से सर्कल बनाते हुए ऐसे आते, समझ गए ना? ये वायर है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ऐसे चारों तरफ घूम के इधर साइड से अंदर जाके फिर ऐसे आ रही है। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे तो ये रेडियस निकाला और टेंजेंट मार दिया इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, समझे क्या? ठीक है। तो मैं अगर आपको ऐसा एक वायर दे दूं, सर ये कैसा वायर है? ये ऐसा वायर है, ये क्या है? फिर ये क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का दिख रहा है, समझ गए ना? सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है और करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो थंब को आप इसके करंट से मैच कराओ और ऐसे करके स्ट्रेच करके ले जाओ, और यहां पे फिंगर घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अगर यहां चले जाएं तो तो एक बार जो परपेंडिकुलर आ गया, सारे टेंजेंट उसी सेंस में सर्कल बनाते दिखेंगे। तो यहां डायरेक्शन इधर, यहां डायरेक्शन इधर, यहां डायरेक्शन इधर, समझ गए क्या? तो हर जगह आपको एक ही डिजाइन में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल बनाते दिखेगा। एक बार और बताते हैं। एक वायर है, तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शंस है वो ऐसे सर्कल बना रहे होंगे। तरीका क्या है? राइट हैंड थंब रूल। अब ये मुझे बनाना आता नहीं है। हाँ, थोड़ा तो डिजाइन आ गया। थंब क्या है? करंट है, तो फिंगर्स क्या है? यहां लिखता हूं मैं, आगे बाद में फिर से आएगा। थंब है करंट के डायरेक्शन में, तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में मुड़ गए? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे थंब अपनी तरफ ऐसे आता हुआ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब उसके चारों तरफ ऐसे गोल सर्कल घूमते हुए दिख रहे होंगे कि नहीं? तो आप थोड़ा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऐसा अलग दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा ही वायर दे दिया। अब वायर अगर सामने आपको स्ट्रेट दिख रहा है तो दो ही जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, या तो वायर के राइट साइड में या वायर के लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में पूछा जा रहा है तो थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में और स्ट्रेच करो अपने पाम को, तो वो राइट साइड में चला गया, ऐसा स्ट्रेच कीजिए। फिर फिंगर घुमाने की कोशिश कीजिए, या तो थंब से मैच करता हुआ करंट है तो या तो फिंगर्स इनटू द प्लेन जाएंगे, या फिर तो दो ही ऑप्शन है, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन अगर आपको वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया ऐसे, चलो ऐसे कर देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का है, करंट किधर जा रहा है? आप बोलो क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है करंट, तो अभी थंब को अंदर की तरफ पॉइंट करो, नहीं करोगे? अंदर की तरफ पॉइंट करो, अंदर अंदर बोर्ड की तरफ। कुछ हो ही नहीं रहा सर, क्या? बोर्ड यही है, हाँ, इसके अंदर की तरफ पॉइंट करो, हो पा रहा है? हाँ, और फिर थंब अंदर रखे राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में घूमता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो इनटू द प्लेन थंब है तो आपको ये जो सर्कल बनता दिखेगा ये क्लॉकवाइज बनता दिखेगा। तो अगर मैं आपको क्लॉकवाइज सर्कल
बना दूं और फिर पूछूं इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप बोले देखो ये रेडियस है ना ऐसे परपेंडिकुलर, ये नीचे ही क्यों बना है ऊपर क्यों नहीं बना है, आप देखो ना यहां से गए ये नीचे की तरफ ही तो जाएगा इस पॉइंट पे, इस जगह जाएंगे तो हम अंदर रखो हाथ घुमा ऊपर ही तो जा रहा है ये सर्कल। तो आपको हमेशा जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर भी मिलेगा और वायर के परपेंडिकुलर भी मिलेगा। वायर दिखा, रेडियस दिखा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, वायर के भी परपेंडिकुलर है और रेडियस के भी परपेंडिकुलर है, एक्चुअली तीनों आपस में परपेंडिकुलर ही लग रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये प्रैक्टिस से हो जाएगा हमसे। इसका रिवर्स बताता हूं, अगर किसी क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो कर रहा है, क्लोज मतलब सर्कल है, ये करंट वाला सर्कल है, सर्कल में करंट है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये तो उल्टा रूल हो गया, समझ गए ना। ये किसके लिए करा, स्ट्रेट वायर के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, सर्कल के लिए लिख रहा हूं, सर्कल के लिए क्या लिखा, अगर फिंगर्स करंट हैं तो थंब कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम, ओनली इनसाइड द लूप, यानी विद इन द लूप। इनसाइड द लूप की जगह लिख देते हैं विद इन द लूप। विद इन द लूप मतलब मैंने पूछा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो तुमको ये चेक करना है ये पॉइंट लूप के अंदर का पॉइंट है कि बाहर का, अंदर की दुनिया में है, तो फिर राइट हैंड घुमाया, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड हो गया फील्ड। इस पॉइंट पे पूछा, राइट हैंड घुमाया, आउटसाइड हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे पूछा तो राइट हैंड घुमाया, आउटसाइड आ रहा है, इसको उल्टा लिखो, क्योंकि ये कहां चला गया, लूप के बाहर। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस जो इधर से आउटसाइड आएगी वो इधर से घूम के फिर इनसाइड, सारे लाइंस जो बीच में से बाहर, समझ गए ना, जैसे फाउंटेन की तरह से ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो सारा फाउंटेन की तरह से बाहर आएगा, फिर चारों तरफ से ये, क्योंकि फील्ड लाइन ब्रेक नहीं होती है, वो बाहर आई फिर वो घूम के क्या होगी, वापस अपने पुराने वाले पाथ को पकड़ लेगी। तो सर्कल इसमें भी बन रहे हैं, लेकिन सर्कल हमें ऐसे घूमते हुए दिख रहा है। फ्लावर हो गया, तो एक जगह से आउटवर्ड आ रहा है, दूसरी जगह से यही फ्लावर इनवर्ड। शायद समझ गए आप, लेकिन ये भी करेंगे बात। कितने रिजल्ट हमें करने हैं, पहला क्या है, नहीं पहला ये हो गया अभी, अगर सर्कल है तो दूसरा क्या है, स्ट्रेट वायर। यही पे ही कहानी चलेगी। सोलेनॉइड एकदम नकली केस है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा वो हो जाएगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी सोलेनॉइड का फील्ड पता ही रहता है हमेशा। पता है आपको किसी को, क्या है, नहीं पता, अच्छा पता है लेकिन याद नहीं। 10th में था सोलेनॉइड का फील्ड का फॉर्मूला था, अच्छा 10th में ही नहीं पढ़े तो, 10th में तो था है, 10th में था तो लेकिन पढ़े ही नहीं, क्या एनटीएससी में था, हाँ। लेकिन उस दिन बताया तो बच्चों ने, सर एनटीएससी के लिए कौन सा पढ़े देखो फॉर्मूला लगाएंगे बाय सेवर्ट लॉ, मैं पहले यहां लिख देता हूं। डीबी का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई, नहीं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। पहले चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, फिर चेक करेंगे उसका डायरेक्शन क्या आएगा, उससे पता चलेगा कंपोनेंट कौन सा लेना चाहिए, ठीक। तो एक छोटा सेगमेंट इसमें पहले बनाता हूं मैं। यहां पे मान लीजिए एक छोटा सा सेगमेंट मैंने बनाया डीएल लेंथ का, और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, वो इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां तक का लाइन ड्रॉ करना होता है, उसी को आर कहते हैं, ये आर हो गया। और कितना एंगल है दोनों के बीच में, ये टेंजेंट है और ये सेंटर के सर्कल है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा की जगह अब वैल्यू रख रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये डीवी आ गया।
अब चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट से करके देखो, नहीं तो आप छोटे सेगमेंट का अलग से सर्कल बना सकते। ध्यान से देखना, यहां डीएल चल रहा है राइट में, आर चल रहा है ऊपर, ये एंगल है, डीएल क्रॉस आर करते हैं तो किधर आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट अलग चीज है, करेक्ट। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर करा तो आउटवर्ड आ रहा है, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक और डीएल चेक कर लेते हैं। यहां पे डीएल अगर लेते तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो इसका भी आउटवर्ड आ गया, ऐसे सबका आउटवर्ड ही आ जाएगा। तो सबके बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, एक आउटवर्ड है, दूसरा भी आउटवर्ड है, तीसरा भी आउटवर्ड है, तो सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो कौन सा कंपोनेंट ऐड करेंगे? तो सीधा ही इंटीग्रेट कर दो, कंपोनेंट लेने की जरूरत, समझ गए क्या? सभी एक ही डायरेक्शन में है तो फिर कंपोनेंट क्यों लोगे? तो उसी को इंटीग्रेट करो, समझे? तो ये बात हो गई। दूसरा तरीका है कि ये डीएल है, ये डीएल है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा स्ट्रेट रॉड वाला तरीका था कि थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में और पाम को ऐसे स्ट्रेच किया कि उस पॉइंट की तरफ पाम जाएगा जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं अपना राइट हैंड का फिंगर घुमाऊं तो ये फिंगर किधर मुड़ गए हैं? आउटवर्ड आ रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं? आउटवर्ड आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे, तो यहां पर भी कहीं पर भी रख के ऐसे चेक करूंगा, समझे क्या, करंट के डायरेक्शन में, तो आपको बस थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है कि यहां लिया तो भी आउटवर्ड आ रहा है, यहां पे थंब लिया तो भी आउटवर्ड आ रहा है, क्योंकि करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा हो। ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो यहां लेंगे तो इनवर्ट जाएगा, लेकिन इसको ऐसे घुमाएंगे तो आउटवर्ड, आउटवर्ड सारा बीच में आउटवर्ड हो गया। तीसरा, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी लूप में करंट गोल गोल घूम रहा है तो फिंगर्स करंट हैं और थंब, तो ये सारे का मिला के मैग्नेटिक फील्ड आना भी किधर है? आउटवर्ड। तो आगे के लिए हो गया वो। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आंसर लिखा बी। यहां पे डीएल 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 मिलके कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2 पाई आर बाय आर स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 2 आर। देखो, बस ये हो गया। कितने पार्ट लिखे? 3। स्ट्रेट रॉड, सर्कल, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बिल्कुल नकली है तो उसको तो डेराइव ही नहीं करेंगे। कितने बचे? 2, उसमें से एक हो गया, दूसरा स्ट्रेट रॉड है, खत्म। ऐसे ऐसे वाला कौन सा? सर ऐसे वाला कौन सा? कौन सा? हाँ, क्योंकि हमको इसी डीएल का ही चाहिए था ना, तो हमने डीएल का बनाया, ऐसे थंब लिया और उसके चारों तरफ गोल घुमा दिया, लेकिन सेंटर ऊपर है तो उसमें आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा सर्कल। हाँ, वो तो पूरा है। उसमें लूप का शेप की भी जरूरत नहीं। जैसे अगर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई लूप है और उसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है इसके अंदर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो शेप की चिंता मत करो, आप बोलो इसमें करंट किस सेंस में है। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, बहुत बढ़िया। तुम लोग कभी देखे हो घड़ी कोई है? नहीं देखा? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में राइट हैंड घुमाए, थंब किधर जा रहा है? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? इनटू द प्लेन। दो ही ऑप्शन है, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। इसमें इनटू द प्लेन है, यहाँ पे इनटू द प्लेन हो गया। यहाँ पूछेंगे तो उल्टा बोल दो, आउट ऑफ द प्लेन, लूप के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अगर n टर्न्स हुए, फॉर n टर्न्स, n टर्न्स का मतलब है अगर ये लूप में सर्कल तो बनाया लेकिन वायर n टाइम्स लपेट दिया, तो एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड ये आ चुका है, तो n टर्न्स के लिए आप n से मल्टीप्लाई कर दो। ये आसान तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का। कोई कहता भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो शेप चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, दो तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हो। एक तो एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड बन गया, एक और टर्न बनाओगे तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो डबल हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ाते जाओ। या फिर बोलो कि अगर वायर में करंट आई है और फिर 2 राउंड लगा दिए, 3, तो वायर की मोटाई बढ़ती जा रही है और हर टर्न में करंट
तो टोटल क्रॉस सेक्शन में कितना करंट दिखेगा अगर आप तुमने n टर्न्स मार दिए तो एन आई। तो वायर जो आई करंट का, आप टोटल गुच्छा कितने करंट का दिखेगा? तुम बोलोगे ये लूप तो करंट एन आई वाला है, तो आप ऐसे कर सोच लो कि आपने करंट की आई की जगह क्या लिख दिया है, फॉर्मूला सेम है, या बोल दो कि एक टर्न में एन मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ, अब 3-4 रिजल्ट पहले जैसे किए थे वैसे ही है। कहाँ, इधर देखो बीच बीच में। अच्छा, हाँ बैठ। क्या कह रहा है स्कूल का मैसेज? अबे तुम ये क्या कर रहे हो नालायक? अच्छा, ये तुमने 2 सेकंड में बना दिया जितनी देर में टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। पुरानी क्लास में मैसेज देख रही थी ये। फिर आप समझ गए क्या हो रहा है? ये फुल सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर म्यू नॉट आई बाय 2r। थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान देना, अभी याद हो जाएगा, तुरंत ही याद कर लेना है। ये रेडियस r का ही सर्कल है, सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन इसमें आधा ही सर्कल है, तो इंटीग्रेशन भी आधा ही होना था, तो बस जो रिजल्ट था उसको हाफ कर दिया, तो म्यू नॉट आई बाय, ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है तो ये 1/4 ऑफ सर्कल हो गया, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड ही पता लगाना है। तो बोल रहे फिर तो बड़ा इजी है, अगर कोई सर्कुलर आर्क हुआ तो सर्कुलर आर्क है और सर्कुलर आर्क के सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, सेंटर ओ है, करंट आई फ्लो कर रहा है। बोल रहा केवल इतने टुकड़े की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो हाँ बोलो। म्यू नॉट आई बाय 2r, साइन वाइन नहीं, इसी से यूनिटरी मेथड लगा रहे, 2 पाई से डिवाइड कर दिया थीटा से। कुछ समझे क्या? पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है? अरे 2 पाई बोलो, आप पढ़े लिखो की तरह है। 2 पाई का पूरा सर्कल 2 पाई है, तो आधे सर्कल का पूछा तो हाफ कर दिया, 1/4 का पूछा तो 1/4 कर दिया, 1/6 पूछोगे 1/6 कर देंगे। तो अगर थीटा एंगल का पूछा तो 2 पाई से पहले डिवाइड कर दिया, तो यूनिट एंगल का गया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने का पूछा उतने का गया। समझे क्या? इजी है मामला। यहां पे साइन थीटा बाई 2 नहीं है, आप देखो कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रो नाम अलग है, मैग्नेटिज्म अलग चैप्टर है। फील्ड जैसी प्रॉपर्टी दोनों में जरूर है, लेकिन उनकी कोई भी कहानी यूजुअली आपस में मिलती जुलती नहीं होगी। मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सर ये भी तो फोर्स लगाता है, वो भी फोर्स लगाता है, इसमें भी तो एनर्जी है, उसमें भी एनर्जी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आ गया, ऐसा नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक अलग दिखेगी एक अलग दिखेगी। तो आप फॉर्मूले को लेके कंफ्यूज मत होइए। यहां करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वहां पे चार्ज, रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, स्टेशनरी चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज किसी भी शेप में स्टेशनरी रह सकता था, चाहे वो रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, लेकिन चलता हुआ चार्ज किसी भी शेप में हम चलाएंगे नहीं। स्फीयर में चार्ज चलाने वाले नहीं है, समझ गए क्या? तो यहां पे स्फीयर का करंट कैरिंग स्फीयर कुछ नहीं होगा, करंट कैरिंग वायर ही होगा। बस ज्यादा ज्यादा वायर को क्या कर दोगे, सर्कल बना लिया, लेकिन फिर भी वायर है। करंट कैरिंग स्फीयर कोई चीज नहीं होती। तो आप ऐसे नहीं, सर वहां तो स्फीयर का फील्ड नहीं, यहां नहीं निकाल रहे, वहां करंट, वहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट है। चार्ज ऑब्जेक्ट कहां पे चार्ज रखा जा सकता है? कहीं भी रख दो। मतलब चार्ज स्फीयर का आंसर हमें निकालना आता है, चार्ज क्यूब का आंसर हमें आता नहीं है, लेकिन चार्ज क्यूब पर भी रखा जा सकता है। समझ गए क्या? तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्ज रख सकते हो, तो वहां पे ऑब्वियसली
ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं जिनके रिजल्ट हम लोगों को पूछे जाते हैं। वायर तो वायर ही रहेगा ना, वायर को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम, रेक्टेंगल बना लोगे। तो रेक्टेंगल बना लोगे तो कैसा शेप रहेगा, तुम बोलोगे स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, तो 4 स्ट्रेट लाइन है। स्क्वायर बना लिया तो भी 4 स्ट्रेट लाइन है। फिर तुमने कोई और डिजाइन बना लिया, जैसे हम बना लेते थे कि ऐसे वायर है फिर उसके आगे ऐसे वायर, समझ गए क्या, तुमने बोला ये तो स्ट्रेट वायर हो गया और ये, तो ये हम लोग सुपरपोजिशन से सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग कौन सा केस कर लिया है कि आपको सर्कुलर शेप में कोई भी वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या है, और अगर कोई सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं है तो आंसर क्या है, तो जितना एंगल है उसको θ/2π से मल्टीप्लाई करके रख दो। ये बात हो गई। सेकंड है ना, डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं स्ट्रेट वायर का। एक स्ट्रेट वायर है, करंट आई का, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कैरिंग वायर है। आप कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रेट वायर पहले भी ऐसा ही एक स्ट्रेट वायर आ चुका है हमारी लाइफ में जिसमें लैम्डा का चार्ज डेंसिटी होता था, तो मैं कहता था उसको आर्क बना लो, तो वहां आर्क बन जाता था। यहां क्या खेल रहे हो, कॉल आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, मतलब पूछ लो, कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। और कॉलर ट्यून क्या है ये, नहीं रिंग टोन हुआ है ना, ये कैसा रिंग टोन हुआ, डर जाए बेचारे छोटा बच्चा, तो गाने का था कोई, अच्छा इंस्टाग्राम चला दिया इसने क्या, बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, बड़े मजे लेते हैं। अरे पढ़ाई कर रही हो कि इंस्टाग्राम बना रही हो, अच्छा अच्छा नहीं ठीक है, देखना क्या, तो मना कर दिया ना, मतलब बता दिया क्लास में हूं, हाँ कर दो, कर दोगी, कर दिया, अरे कर भी दिया, वाह। नहीं तो वैसे तो मुझे ऐसे लगता है पेरेंट्स को पता ही रहता होगा कि तुम क्लास जा रहे हो, हैं, अच्छा क्रॉस क्रॉस चेक करते क्लास में हो, हाँ तो इंस्टाग्राम रील बनाओ लाइव पढ़ा रहे सर दिखाओ, हाँ ये अच्छा ठीक। तो पहले हम लोग रॉड का आर्क बना देते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, बट अब ये फॉर्मूला वैसे ही बहुत सिंपल बनने वाला है, तो आपको कोई चालाकी है नहीं इसमें, बिल्कुल ही बहुत स्ट्रेस फ्री मामला है, ठीक है। वहां पे थोड़ा टेढ़ा होता था क्योंकि हम लोग ऐसे आर्क बनाते थे और फील्ड एंगल बाइसेक्टर पे जाता था, थोड़ा कुछ कुछ ऐसा याद है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब आर्क बनाने की भी जरूरत नहीं, कोई कुछ किस करने की जरूरत नहीं है हमको, यहां पे मामला बहुत सिंपल है। अभी रिजल्ट चाहो तो डेराइव भी कर लेंगे, लेकिन पहले तो यही है कि ये एंगल पकड़ लेते हैं, तो ऊपर का एंगल अल्फा, नीचे एंगल है बीटा, टोटल एंगल की चिंता नहीं करना, यहाँ पे आंसर साइन अल्फा और साइन बीटा के टर्म्स में ही बस फाइनल आंसर आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाला आंसर नहीं आएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 10 बार इसको पकड़ना, क्योंकि वहां अलग आंसर याद कराए हो और यहाँ अलग है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप फंस गए कि वहां का यहाँ लिख रहे हो, वो 2k लैम्डा बाय आर अलग था, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस बी टोटल एंगल बाई 2। अब देखो जरा इसको डेराइव करते हैं, तो बायो सेवर्ट लॉ का एक डेरिवेशन और आपको दिखने लगेगा, ये शायद एनसीईआरटी में भी दिया होगा, एचसीबी में भी दिया है। मैंने क्या किया, यहां से देखो, हमको जो आंसर पता है वो केवल स्मॉल सेगमेंट का पता है, और ये रॉड कैसा है, स्मॉल सेगमेंट है क्या, तो स्ट्रेट रॉड है, इसमें बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट्स है, तो मैंने वाई पे जाके dy थिकनेस का एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, तो पहले मैंने स्मॉल सेगमेंट को इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मान लो इस लेंथ को एल लिख लिया, ठीक,
और यहां जो एंगल आ रहा है एल और इस वाई के बीच में, इसको थीटा बोल दिया, इस एंगल को। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया dy और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना, ये पॉइंट P है और ये लेंथ L है। यहां एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा हो गया, समझ गए ना? तो ये एंगल 90 है। तो बताओ dy और ये L के बीच में कितना एंगल आया? अब देखो, पहले हम लोग dl लेते थे छोटे सेगमेंट को, उसकी जगह यहां क्या लिखा हुआ है? dy लिखा हुआ है। जिसको dl लिखते थे उसको dy लिखा हुआ, और जितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालते थे उसको r लिखते थे, और r की जगह अभी क्या लिखा हुआ है? तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन खेल समझना। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझे क्या? dl की जगह dy है और r की जगह, r क्या होता था? dl से डिस्टेंस, और dl देखो ऊपर लिया है तो उससे डिस्टेंस p पॉइंट का ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं ये सेगमेंट अलग अलग जगह लूंगा तो ये l वाला डिस्टेंस चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज होगा। अगर अलग अलग जगह लेंथ लूंगा तो y का लेंथ डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? और थीटा एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। और r चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं, r परपेंडिकुलर है, वो एक ही बार है। ठीक है, तो सारे वैल्यूज किसके टर्म्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे? r के। क्यों? क्योंकि r नहीं बदल रहा, तो सारा आंसर r के टर्म्स में बनाएंगे। तो देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यहां y लिखा है और यहां r लिखा है। क्या आप इसका रेशियो को tan थीटा लिख सकते हैं? तो y इज इक्वल टू r tan थीटा। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये एक बार डिफरेंशिएशन में मैं शायद सिखाया होगा बचपन में। फिर यहां पे l और r का भी रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि l cos थीटा इक्वल टू r। बहुत मुश्किल बात लिख दी लग रहा है, हैं जी? ट्राइंगल का बेस हो गया ना, ये ट्राइंगल है तो बेस l cos थीटा हो गया। तो फिर l की जगह r sec थीटा लिख दिया। कोई बोल रहा है क्या कुछ? अच्छा, तुम ही लोग बोलते हो। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल तो नहीं रहे? अनन्या, अमन, आस्था, प्रिया, एनीबडी? नोबडी? नहीं सर। ओके, नहीं। तो L को r sec थीटा लिख दिया। बहुत मुश्किल बात लिख दी लग रहा है। अच्छा, यहां पे वैल्यू चिपका देंगे, चिपका सबके r के टर्म से वैल्यू चिपका देंगे। तो अब बताना मुझे, dB इक्वल टू, बोलते जाओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। dy की जगह क्या लिख दें? r sec स्क्वायर थीटा साइन 90 प्लस थीटा की जगह क्या लिख दें? cos थीटा अपॉन r। l की जगह लिख देंगे तो r स्क्वायर, अरे l स्क्वायर वाला लिखा है ना, r कैंसिल हो गया और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन लिमिट एंगल के टर्म्स में लिख देंगे। तो ये जो रॉड है इसके सामने से ऐसे, ये एंगल थीटा था। अगर थीटा का वैल्यू ऊपर की तरफ चेंज करोगे तो कहां तक जा रहा है? ये पूरा एंगल देखो, मैंने क्या लिखा था। तो ऊपर की तरफ ये कितना एंगल बन रहा है और नीचे कितना बन रहा है? लेकिन ऊपर और नीचे में अंतर होता है, इसलिए ऊपर को प्लस लिया तो नीचे का रास्ता, तो यहां पे बी लिख देंगे। आंसर आया म्यू नॉट आई, देखो नीचे आर बचा है, बाकी सब साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। थोड़ा सा और समझा दूंगा अभी, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही किया था, बट नीचे वाला एंगल नेगेटिव है तो माइनस पे माइनस लग गया तो वो प्लस हो गया। लेकिन आपको कैसे इमेजिन करना है या समझना है कि कभी कोई रॉड ऐसे दिया और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो हमको दो काम करने हैं। पहला, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे डिवाइड, ऐसे ड्रॉप करोगे तो आर आ जाएगा। फिर ऊपर वाले एंड और नीचे वाले एंड को ज्वाइन करोगे तो अल्फा और
बीटा एंगल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो सामने वाला एंड जो परपेंडिकुलर का बेस है उससे ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका आंसर साइन अल्फा वाला है, और नीचे वाले ट्राइंगल का आंसर साइन बीटा वाला है। तो परपेंडिकुलर से ऊपर की जगह का केवल इतने का मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो केवल साइन अल्फा लिख दो, ये तो लिखना ही है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आगे क्या लिख दो। और परपेंडिकुलर से नीचे वाले का केवल पूछे तो, और दोनों है तो साइन अल्फा भी है और साइन बीटा भी है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला जो जहां ड्रॉप हुआ वहां से अगर लेंथ स्टार्ट करोगे तो जितना एंगल एक साइड बना उसी का एंगल का साइन लिख दो, वो एक साइड का आ जाएगा। दूसरे साइड भी है तो उसका भी एंगल लिख दो। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के थोड़ा हिस्सा आपस में कट सकता है। ये वाला रिजल्ट याद हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस पहले की तरह, हमको पता चल गया स्ट्रेट रॉड का मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे ऊपर अल्फा नीचे बीटा, करंट आई क्या लिखोगे फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब डायरेक्ट सवाल इसका आता है, डायरेक्ट। अभी दिखाता हूं कैसे सवाल आते हैं, और हम लोग इतने सवाल कर लेंगे कि उनमें से ही कोई आ जाएगा, तो उसमें भी कोई सरप्राइज कभी नहीं होता कि बड़ा नया पूछ लिया, कुछ नहीं। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक केस कर रहे हैं जैसे वायर में भी करते थे, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर भी इंफिनिटी तक गया, नीचे भी इंफिनिटी, यहां परपेंडिकुलर है तो ऊपर का अल्फा एंगल भी, नीचे का भी, बीटा भी 90 हो गया। क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 पाई आर समझ गए कैसे आया, अल्फा का भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया, ऊपर 2 हो गया ब्रैकेट। केस 2 कौन सा, सेमी, अरे नहीं भाई समझ गए ना, इसमें सर्कल नहीं ना बोलना है, समझ गए, सर्कल नहीं बोलना है, ऐसे नहीं है सर। पूर्व वो जो इनफाइनाइट मतलब सेमी सर्कल, वो वहां था, इनफाइनाइट मतलब सेमी सर्कल और सेमी इनफाइनाइट मतलब क्वार्टर सर्कल वहां था, या नहीं है, यहां कन्वर्जन नहीं करना है। बट एक साइड इंफिनिटी है तो अल्फा 90 हो गया, बीटा 0 हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्ट याद रखना है। अब अलग अलग एंगल का क्या साइन है वो आप लोग देखना है, इसमें अलग तरीके से लिखा होगा, लेकिन चिंता मत करना, आपको ऑलरेडी पता चल गया क्या हो रहा है। जैसे हमने पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर का जो जहां पे हिट किया मान लो वो पॉइंट सी है, तो एक ट्राइंगल एसीपी वाला बचा, तो ए से सी वाले लेंथ का केवल मैग्नेटिक फील्ड पूछे, इसको मैं सी बोल देता हूं, इस पॉइंट को सी बोल देता हूं। तो ए से सी वाले लेंथ का अगर पूछे तो, जैसे यहां पे मान लो एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है, और धीरे धीरे आ रहा भाई, तो बोल रहे फॉर्मूले में θ1 को भी पॉजिटिव लिखो और θ2 को भी पॉजिटिव, यानी कि साइन θ1 प्लस साइन थीटा, माइनस नहीं, साइन θ1, फॉर्मूला जो हमारा था वो उसी में बस वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1, आपको क्या बोलना है, सी से ए का लेंथ है कि नहीं है तो उसका रिजल्ट हो गया साइन θ1, नीचे वाला लेंथ है कि नहीं, तो दोनों लेंथ को मिला के फील्ड पूछा है ना। ठीक है, दूसरे फोटो से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां पूछा नीचे वाले पॉइंट पे, अब बोल रहे यार यहां से तो परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, तो तुम वायर को पहले एक्सटेंड करो, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर आप देखोगे दोनों एंगल एक ही साइड बन रहे हैं। अगर इस पॉइंट को मैं सी लिख दूं, अब मैं पूछूं सी से ए का जो टोटल एंगल है वो θ1 है, और सी से बी का जो टोटल एंगल है वो θ2 है, समझ रहे हो ना। अगर सी से ए का पूरा आंसर पूछा होता तो केवल साइन θ1 हो जाता,
और सी से बी का तक का आंसर पूछा होता तो साइन थीटा 2 हो जाता, लेकिन पूछा तो ए से बी का है, तो तुम बोलोगे यार पूरा ए सी में से सी बी तो है ही नहीं, उसको हटाओ। तो क्या हट गया, साइन थीटा 1 में से साइन थीटा 2। समझ गए क्या? अगर यही एंगल नीचे होता तो ऊपर भी है नीचे भी है, प्लस कर देते। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? यानी फॉर्मूले में ऐसा लगेगा कि थीटा 2 की जगह हमने क्या लिख दिया है, नेगेटिव साइन। जैसे ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, साइन 60 माइनस साइन 30। 60 माइनस 30 नहीं लिख देंगे, 2 बार साइन लिखना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 माइनस। तीसरा वाला रिजल्ट भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें ऊपर चला गया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, थीटा 1 थीटा 2 जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, हो गया था ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 2। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग से है, वो ऑलरेडी सबको क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एरो ऊपर बना दूं और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछो तो क्या करोगे? तो आप बोले ऐसे थंब रखा, हाथ समझ रहे हैं ना, थंब इधर को मैच कराया और राइट साइड में जाना है। राइट साइड में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पी पॉइंट राइट में, ऐसे देखा राइट साइड में था, समझ ना, टक्कर मारेंगे, फिंगर अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो इनटू द प्लेन। हाँ समझ रहे? अब सर हाथ मुड़ ही नहीं रहा हमारा, तो तुम उल्टा सॉल्व कर लो, बाद में उल्टा लिख देना, सेंस बना गया। तो तुमको बोला इसमें नीचे की जगह ऊपर होता तो हम निकाल लेते हैं, तो ऊपर वाला ही निकाल लो, उसको उल्टा बोल दो। ठीक, यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं तो फिंगर बाहर की तरफ मुड़ेगी, आउट ऑफ द प्लेन हो गया। आउट मतलब ऐसे पॉइंट क्रॉस। हाँ भाई, ये तो कर लिया है, लेकिन फोटो अच्छा था इसलिए हटाया नहीं। धीरे धीरे थोड़ा लेंथ लेंथ के साथ एंगल बद, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे हो गया। 90 हो गया क्या? हाँ, इधर भी 90 हो गया। यहां लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी डायरेक्शन पे थोड़ा मेहनत लगेगी, मतलब करना ही पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस इसमें आएगा, बार बार टेढ़े मेढ़े रिजल्ट आएंगे, आपको आसानी से नहीं होंगे सॉल्व। अभी एक एग्जांपल करूंगा इसके बाद, जिसका डायरेक्शन समझना ही सबसे बड़ा टास्क होगा, तो वो, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो वो डायरेक्शंस दिखने लगते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल, वो हमने पढ़ लिया कि थंब अगर करंट है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर फिंगर्स करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो देख लेना आप लोग, है ना। बाहर ही आ रहा है, मैंने उल्टा बना दिया। चलो भाई, क्या हमने कभी चार्ज्ड रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है? क्या आंसर आया था? के क्यू एक्स अपॉन। अब यहां सिमिलर फॉर्मूला है लेकिन आइडेंटिकल नहीं, मतलब के की जगह के का यहाँ पे अलग है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा, के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्यू की जगह आई आ जाएगा, क्योंकि वहां चार्ज था, यहाँ पे करंट, तो के और आई आ जाएगा, लेकिन एक्स नहीं आएगा, के क्यू एक्स।
के भी आएगा, आई भी आएगा, लेकिन एक्स नहीं आएगा नीचे, लेकिन सेम आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भार 3/2, ये सेम आएगा, केवल एक्स वाला फैक्टर बदल जाएगा, उसकी जगह 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अजीब सा टर्म है, इसको डिराइव करते हैं, लेकिन डेरिवेशन का मकसद कुछ और है। इसका मेन एम है डायरेक्शन पकड़ना, कि कैसे स्मॉल सेगमेंट का डायरेक्शन ले रहे हैं। यहां पे एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से एक्स है, और ये रेडियस आर का सर्कल है। इस सर्कल में करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मतलब जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट उड़ते हुए जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वो करंट आउटवर्ड यानी आपकी तरफ आ रहा है, फिर वो वायर से घूमता हुआ जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वो इनटू द प्लेन यानी मेरी तरफ जा रहा है। समझ गए ना? क्योंकि हम दो सेगमेंट लेने वाले हैं, एक सबसे नीचे और एक सबसे ऊपर, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कंपोनेंट होना है तो कौन सा ऐड होगा, कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्मली एक दूसरे को कॉम्पनसेट करेंगे। ऐसा हम लोग पहले भी करते थे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ऐसे अवे बनाता था, दूसरा भी अवे बनाता था, तो हम cos थीटा वाला कंपोनेंट सामने एक्सिस पे ऐड कर देते थे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई cos थीटा। कुछ वैसे ही है, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन रेडियली नहीं चलता। देखो, अगर यहां छोटा सा सेगमेंट डीएल ले लें, अब ये डीएल ऐसा है, छोटा सा सेगमेंट मतलब ऐसे स्ट्रेट रॉड की तरह हो जाएगा, वैसे तो सर्कल है लेकिन छोटा सा टुकड़ा कट किया तो उसमें क्या हो गया, स्ट्रेट दिखेगा ऐसे, और करंट आपकी तरफ आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, और ये रेडियस है, रेडियस आर दिखा गया, और यहां सेंटर से एक्स डिस्टेंस है, सेगमेंट यहीं पे है, ये आर है और ये एक्स है, तो ये सेगमेंट पी पॉइंट से कितना दूर है जहां पे फील्ड निकालनी है, तो मैंने इसको ये ज्वाइन किया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, और इसको आर भी लिख दिया। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब करेंगे तो यही वाला आर लिख देंगे, इतना बात ठीक है। ये डीएल हो गया, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। दिखाओ जरा पेन, एक खा रहे थे क्या? नहीं, अच्छा वो वाला दो, वो रेड वाला ठीक लग रहा है, नहीं ले दो। नहीं, क्या है कि शायद रेड वाला बेटर दिखेगा, इसलिए ये एक डीएल का सेगमेंट हो गया, और ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, कितना लेंथ है ये, ऐसे थोड़ा टेढ़ा नीचे की तरफ आ रहा है, इसको मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ, आपको ये ऐसे दिख रहा है, ये आर है और ये एक्स है, दिखा क्या? नहीं दिख रहा? तो मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको इसको अब ऐसे दिखाऊं तो इनके बीच में कितना एंगल है, यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां से ऐसे नीचे झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन आप उसको ऐसे बाहर लाके देखो तो कितना एंगल है इनके बीच। तो इधर जो एंगल आपको दिखेगा डीएल और आर के बीच में, यहां वो 90 डिग्री ही है, क्योंकि रिंग का प्लेन और रिंग का एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो डीएल प्लेन में है, और ये जो स्लांट लेंथ है ये एक्सिस के जस्ट पैरेलल चलो, एक्सिस के ऊपर चल रही है, 90 डिग्री हो गया। फॉर्मूला लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बात समझ गए? अब डायरेक्शन पता लगाएंगे, क्यों? तभी तो पता चलेगा कि cos थीटा इंटीग्रेट करें ऐसे हो, अभी डीबी इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर लगाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा डायरेक्शन समझने की कोशिश करना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा करंट ऊपर की तरफ किसी वायर में जाता हो और किसी ऐसे पॉइंट पे जो वायर के राइट में है, वहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो अपना राइट हैंड का थंब करो स्ट्रेच, और पहले राइट साइड में पाम लेके जाओ, हाँ अब घुमाओ, तो फिंगर किस तरफ मुड़ गए, अंदर की तरफ मुड़े कि बाहर की तरफ? हाँ, मतलब राइट में ले जाके मोड़ने हैं, है ना? ऐसे नहीं कि पहले मोड़ दिए और लेफ्ट में ले आए, सर बाहर आ रहे हैं, वो तो लेफ्ट में ले आए ना तुम, सर तो मोड़ तो गए।
आपको थंब किधर, स्ट्रेच हाथ किधर रखना है, जिधर फील्ड निकालनी है वहां तक जाओ और फिर फिंगर को मोड़ने की कोशिश करो। मोड़ ही नहीं दो पूरे हाथ को कि ये लो, चारों तरफ सर। फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन पैसे पहचानना जरूरी है ना। मतलब आपसे होना चाहिए, एग्जाम में आपसे होगा तो आप, और लोग कर लेते हैं केवल दिमाग में, उनको पता चल जाता है कि ये ऐसे घुमाया, हाँ ये आ गया हवा में आंसर, ये ऐसे करा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन मेरी तरफ ऐसे आ रही है, दिख रहा है वायर, ठीक है। अब यही यही है बिल्कुल, ये मैंने किसी का एंगल चेंज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सेम पिक्चर है, और इसको ऐसे कर दे रहा हूं। ये दिखा डीएल आपकी तरफ आ रहा है, दिख रहा है, और ये जो स्लांट लेंथ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाली है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा लग रहा है कि ऐसे टेढ़ा, देख रहे हैं आप, इस लेंथ के परपेंडिकुलर ऊपर उड़ता हुआ आएगा। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे छोटा सा सेगमेंट है, करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट बनाता हूं जिसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है। अगर थंब आउटवर्ड रखूं तो किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट मारने लगेगा, ठीक है। मुझे इस सेगमेंट से, ये देखो ये आर हो गया और यहां से एक्स हो गया, क्या पहचान में आ रहा है आपको? ये ऊपर वाला छोटा सा सेगमेंट है, ऊपर वाला पॉइंट छोटा सा सेगमेंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो वहां से यहां का डिस्टेंस आ गया यार। अब इसी का सर्कल बनाना है, इतने ही डिस्टेंस पे चाहिए, समझे क्या? हाँ। तो क्या डायरेक्शन में चलेगा, तो आपको थंब ऐसे रखा और इसी रेडियस को ऐसे घुमाना है, तो आप बोलेंगे सी इसका तो परपेंडिकुलर ऐसे ही घूमेगा। इसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ये थंब इनटू द प्लेन होता तो नीचे की तरफ दबता, अभी ये ऊपर की तरफ दब रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? मतलब कितने डिस्टेंस पे चाहिए वही रेडियस पे जाके परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहां पे ऐसे आउटवर्ड दिख रहा है, लेकिन अब मेरा पाम तो राइट में जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूं। तो ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाला लाइन जो है मैं घुमाऊंगा तो ये किस तरफ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा कि नीचे की तरफ मुड़ेगा? ऊपर। तो मुझे इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक एरो बना लेना, उसी का नाम डीबी लिख देना। अब यहां से करंट अगर आउटवर्ड आ रहा है तो घूम के ये करंट इनटू द प्लेन हो जाएगा, ठीक। तो इनटू द प्लेन में ये ऐसे अंदर की तरफ है, थंब किधर आ गया, और यहां से इतना दूर इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये इनटू द प्लेन है और ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। थंब अंदर रखा, थंब अंदर की तरफ रखो, अंदर बोर्ड की तरफ रखो, हाँ, और फिर इस तरफ जाओ। देखो ये थंब रखा और पाम को इसी तरफ स्ट्रेच किया और यहां गए। अब हाथ घुमाओ, किधर आ रहा है? देखो दो ही ऑप्शन है, या तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर मारेगा या परपेंडिकुलर नीचे मारेगा, समझे क्या? ठीक है। तो थंब अंदर की तरफ रखा और हाथ घुमाया तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर नीचे नहीं तो ऊपर, दो ही जगह बनता है। या फिर इधर देख लो, ये क्रॉस है, यहां पे आर है, ये है एक्स, ये पता लगाना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। तो जो क्रॉस का मतलब है थंब अंदर रखना है और घुमाना है सर्कल को, तो अगर सर्कल घुमाऊंगा इस रेडियस के ऊपर तो यहां पे सर्कल ऐसे चलेगा, समझे गया? तो उसी पॉइंट पे केवल चाहिए, बाकी सब सर्कल नहीं चाहिए। तो मैंने दो डायरेक्शंस अलग अलग पता लगा लिए बच्चों, बस अब आपको इन्हीं दोनों डायरेक्शंस को ढंग से मैनेज कर देना है। देखो ये वाले का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऐसे आ गया। अब मैं यहां एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना देता हूं। अगर इस एंगल को थीटा कह दे तो इतने एंगल को क्या कहेंगे इसको? अच्छा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, यहां से यहां तक ये पूरा 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हुआ? तो डीबी का ऊपर और सामने। अभी दूसरे डीबी का कौन सा कंपोनेंट साइन वाला ऐड होने वाला है और कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो डबल नहीं करना है, नीचे बस डायरेक्शन बताया जिससे मेरे दिमाग में क्लियर हो जाए
कि किस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके फील्ड बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही ऐड हो रहा है, समझ गए? तो ऐड करना नहीं है, ये 2 dB साइन थीटा लिखना नहीं है, समझ गए क्या? अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल साइन 90 तो 1 हो चुका है, ये साइन थीटा अलग से लिख रहे हैं, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अभी मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या दो साइड्स के हिसाब से बताओ? हाँ, तो साइन थीटा को आर बाय अंडर रूट ऑफ, ये बिल्कुल कांस्टेंट है तो इसको यहां रख देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो सब कुछ कांस्टेंट है डीएल के अलावा, डीएल डीएल पूरे सर्कल के लिए ऐड करो तो क्या बनता है? तो बस आंसर आ गया म्यू नॉट आई, डीएल डीएल मिला के 2 पाई आर, और इसकी जगह लिखा आर अपॉन अंडर रूट, और ये बिना अंडर रूट के है तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पार, और यहाँ 4 पाई पहले से है। हालांकि मैं 4 पाई और 2 पाई को कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन म्यू नॉट बाई 4 पाई मेरे लिए अलग से कांस्टेंट के की तरह, तो मेरी मेमोरी वो के टर्म्स में बनी रहती है उसमें, तो ये के हो जाएगा आगे चल के, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को के लिख देंगे और आई हो जाएगा, ब्रैकेट में बचा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पार 3/2, के आई 2a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए जो है सर्कल का एरिया है। ठीक है, जैसा मैंने लिखा इसका आगे चल के आपको सेंस बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिखा, और ऐसे याद भी ऐसे ही रखना, मतलब 4 पाई 2 पाई कैंसिल नहीं करना, हालांकि ऑब्वियसली कैंसिल तो हो ही रहे। हमेशा क्या, ये तो एक ही एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में साइन थीटा तो हर एग्जाम्पल में साइन थीटा ही आएगा क्या? अरे मतलब वो तो हाँ डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। समय हो गया लग रहा है, आज तो बिल्कुल टाइम से 7 बजे ही छोड़ना पड़ेगा, मेरी अभी फिर से क्लास लगी है यूट्यूब में, एडवांस सर के डाउट सवाल था। करेंगे आज। यूट्यूब में अलग से जेई एडवांस का क्लास है, लेकिन क्लास 11th का है, न्यूटन्स लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स। सर कोशिश करता हूं कि उसका वो अपने पास भी सेव कर लूंगा। थैंक यू सर।